प्रभा खेतान फाउंडेशन, अभिकल्प फाउंडेशन और नई दुनिया बिलासपुर के संयुक्त तत्वाधान में अपने प्रयासों से आयोजित होने वाली कलम बिलासपुर श्रृंखला की आज पहली कड़ी है। मैं गौरव गिरिजा शुक्ला अभिकल्प फाउंडेशन और ऑर्गेनाइजिंग टीम के सभी सदस्यों की ओर से, ऑर्गेनाइजिंग टीम के शामिल सभी संस्थाओं की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कलम भारत देश की 25 करीब वर्ड जोड़ना ज्यादा बेहतर है, लगभग 25 अलग अलग शहरों में आयोजित होने वाली अपने तरीके की एक बहुत ही अनूठी पहल है। साहित्य के क्षेत्र में लगातार काम करने वाली संस्था प्रभा खेतान फाउंडेशन, जो कि कलकत्ता बेस्ड है, उनका ये कॉन्सेप्ट, उनकी ये विचार, जिसमें ये कोशिश की गई कि क्यों ना एक ऐसा साहित्यिक मंच तैयार किया जाए जहां पर किसी भी तरीके के औपचारिकताएं जो होती हैं, जो हम छोटी छोटी औपचारिकताएं होती हैं, जिन्हें हम शायद एलिमिनेट भी कर दें तो कोई बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, कि आप बुके से स्वागत करते हैं अपने अतिथि का, आप मंच में एक स्वागत के तरीके से आप कुछ एक सेशन रखते हैं और वगैरह वगैरह कुछ चीजें, क्योंकि मेन अगर कोई साहित्य की भूख साहित्यकार को होती है और साहित्य प्रेमी को होती है तो वो कंटेंट की भूख होती है। जो मुद्दे की बात है वो मुद्दे की बात होनी ही चाहिए। ऐसा कोई प्रयास सोचा गया और जब ये प्रयास सोचा गया और इस पे आगे बढ़ने की कोशिश की गई तो जो एक विचार सामने निकल करके आया है वो विचार कलम के रूप में आया है। हिंदी के लेखक और पाठक के बीच एक मंच तैयार करने की कोशिश है कलम। मैं इसके बारे में पूरी ब्रीफ और जो डिटेल है वो आप सभी को दूंगा कि कैसे एक विचार जो आई और कैसे किस तरीके से वो उस विचार ने अपना रूप लिया। हम पहले एक बार कैसे कोशिश किए और कलकत्ता से ये थॉट निकलकर पटना, रायपुर और जयपुर होते हुए देश के करीब 25 शहरों में हम ये प्रोग्राम आयोजित करने लगे। पहले मैं थोड़ी ब्रीफ आप लोगों को दे दूं कि जो संस्थाएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं वो क्या क्या करती हैं, उनका परिचय। प्रभा खेतान फाउंडेशन, जो कि साहित्य, विमेन एम्पावरमेंट और सामाजिक उत्थान के अनेक मसलों पर अपने प्रयास लगातार कर रही है देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। देश की मशहूर हिंदी की लेखिका प्रभा खेतान जी, जो कलकत्ता से ही थी, उनके ही नाम पर यह फाउंडेशन है। यूनाइटेड नेशंस के साथ में भी मिलकर के बहुत सारे प्रोग्राम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। अभिकल्प फाउंडेशन छत्तीसगढ़ में रायपुर स्थित एक संस्था है जो कि साहित्य और शिक्षा इन दो क्षेत्रों में लगातार काम कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में तकरीबन 3 रूरल स्कूलों का संचालन और कोशिश ये कि अगर समाज में या स्कूली शिक्षा में बदलाव लाने की कोई कोशिश करनी है तो वो सभी के आपसी सहयोग से, आपसी तालमेल से ये संभव होगा। सिर्फ सरकार के साथ जोड़कर या एनजीओ बनाकर कोई बड़ा फंड ला करके ये बदलाव नहीं आता है। अगर लोग मिलकर के, समाज के लोग मिलकर के छोटी छोटी भी कोशिश करते हैं तो किस तरीके से हम समाज में लोगों को बदल सकते हैं, ये कोशिश अभिकल्प फाउंडेशन लगातार कर रही है। और पिछले 4 सालों से कलम जो सेंट्रल है उसका जिम्मा अभिकल्प फाउंडेशन ने संभाला हुआ है। श्री सीमेंट देश की एक नामी गिरामी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सीमेंट इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है, ये उसका अपना एक सामाजिक दायित्व की तरह से, एक अपने उत्तरदायित्व की तरह उनका ये प्रयास कि वो ऐसी एक वैचारिक गतिविधि, साहित्यिक गतिविधि को अपना सहयोग देते हैं और कलम की देश भर में चलने वाली कोई भी जो श्रृंखला होती है उसे वो सेंट्रली अपना स्पॉन्सरशिप देते हैं। नई दुनिया आपके यहाँ का अखबार, देश का जागरण समूह, जो कि एक फेमस समूह, अपना मशहूर और लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में जो अपना योगदान दे रहे हैं।
वो हमारे साथ बिलासपुर के मीडिया पार्टनर हैं। कोशिश यही है कि किस तरीके से जो अलग अलग लोग, जो प्रबुद्ध लोगों को या आम जनता को जो जोड़ते हैं या जिनका प्रभाव है, उन सभी को आपस में जोड़ा जाए और एक ऐसे साहित्यिक आयोजन की कल्पना की जाए। आज से 4 साल पहले रायपुर, पटना और जयपुर से शुरुआत की गई और ये सोचा गया कि क्यों ना एक ऐसा 1 घंटे का कार्यक्रम आयोजित किया जाए जहां पर हम लेखक और पाठक को आपस में मिलाएं, बातचीत हो और बिना कोई दूसरी औपचारिकताओं को ज्यादा महत्व देते हुए या बिना उसके इतर भी, उस चर्चा के अलावा भी कोई और दूसरे गॉसिप में ना रहते हुए वो प्रोग्राम को बिल्कुल टाइम टू टाइम स्टार्ट करके खत्म कर दिया जाए। क्या ये संभव है? पहली बात। और दूसरी बात, क्या ये संभव है कि वैसे किसी साहित्यिक आयोजन में किसी भी वाद का ठप्पा ना लगे कि वो वाम वाला पंथ है, कि वो दक्षिण वाले लोग हैं, कि वो लोग स्त्री विमर्श बात करते हैं या सिर्फ दलित विमर्श बात करते हैं या कुछ भी, ये कोई भी, इसमें से कोई भी ठप्पा अच्छा या बुरा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इससे, इस बैच से दूर रहा जा सकता है या नहीं रहा जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए आप साहस कहें, दुस्साहस कहें, हम नहीं जानते, लेकिन हमने ये कोशिश की और हमें बहुत खुशी है कि आज जब हम तकरीबन 100 से अधिक आयोजन देश के अलग अलग शहरों में जब कर चुके हैं, जिनमें से 40 आयोजन आपके रायपुर शहर में हो चुका है और उसके बाद 25 शहरों की जब गिनती होती है उसमें आज से बिलासपुर उसमें शामिल हो जाएगा, हमें खुशी है कि हम ऐसे किसी भी बैच से दूर हैं। अगर मैं रायपुर कलम का एग्जाम्पल लूं, जो कि कलम सेंट्रल के अंडर में आता है, तो उसमें अब तक की 39 कड़ियां हो चुकी। कल ममता कालिया जी हमारे साथ रायपुर में ही थी, उनके साथ हमने 39वीं कड़ी पर बातचीत की। तो एक तरफ जहां नरेंद्र कोहली जैसे लेखक आते हैं, तो मंगलेश डबराल, अरुण कमल और लीलाधर जगोड़ी जैसे लोग भी वहां पर शामिल हैं। अगर हम मैत्रेयी पुष्पा और नासिरा शर्मा की बात करते हैं और ममता कालिया की बात करते हैं, तो नए वाले लेखकों में नीलिमा चौहान या निखिल सचान और सत्य व्यास, नीलोत्पल मृणाल ऐसे लेखक हैं जो आजकल के पॉपुलर राइटिंग में या बेस्ट सेलर वाली राइटिंग की जो लिस्ट आती है उनमें नाम गिना जाता है। ईरा पांडे, नादिरा बब्बर और नीलिमा डालमिया आधार जैसे लेखक हैं, लेखिकाएं हैं जो अपने क्षेत्र में अपनी कहानियां लिख रही हैं या अनुवाद के क्षेत्र से आगे आते हैं। प्रभात रंजन जैसे लेखक हैं। तो कोई भी एक फिक्स फॉर्मेट नहीं है कि ये ऐसे ही क्वालिफाइंग राउंड है, ऐसा ही कवि होगा, वो इस मंच को सुटेबल करता है, या लेखक को ही बुलाते हैं, कवियों को नहीं बुलाते, गद्य को ही बुलाते हैं, ऐसा कुछ कहानी नहीं। एक छोटी कोशिश ये है कि क्या हम इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं कि जब साहित्य की बात होती है, आमतौर पर जब हम ये आमंत्रण देते हैं और हमने अपना जो फॉर्मेट फिक्स किया है, तो 2-3 चीजें हम प्रमुख रूप से सामने रखते हैं कि हम हर बार 25 से 30 लोगों का सेट बनाते हैं, हम हर बार नए 25 से 30 लोगों को बुलाते हैं, हम गेस्ट रिपीट नहीं करते। पहला, हम समय का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। आप अगर ये कहते हैं हमको कि अच्छा मैं व्यस्त हूँ, आप निमंत्रण भेजिए, मैं हुआ अगर सुविधाजनक तो मैं आ जाऊंगा, तो हमारा निमंत्रण नहीं जाता है। हमारा पहला आमंत्रण आपको, पहला सूचना जाता है, पहला आमंत्रण नहीं जाता कलम का कभी भी। वो सूचना आपको जाएगी कि हम इस तारीख को करें, अगर आप उपस्थित हैं इतने बजे से इतने बजे तक तो आप रिप्लाई करें। और आज जब आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारी ही संस्था के लोग आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आप अपनी तरफ से 2-3 नाम सजेस्ट कर दें जिनको हम अगली बार बुला पाएंगे। तो जो आए हुए हैं उनको ये बात लगता है, अच्छा मतलब आप मुझे नहीं बुलाएंगे, मेरे से ही पूछ के आप दूसरे को बुलाएंगे। तो हम कहते हैं जी हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि साहित्य क्यों फिर एक उन्हीं लोगों के बीच में बन जाए जो लिखता है और जो लोग आपस में विमर्श करते हैं और अपने में ही बात कर लेते हैं और अपना ये खेमा बनता है। शायद, मैं नहीं जानता ये अच्छा है या नहीं, बट इतना तो जरूर अच्छा है कि एक हाउस वाइफ भी आए, एक 12th स्टैंडर्ड का बच्चा भी आए, कॉलेज जाने वाला भी बच्चा है और वो पढ़ सके कि जो बड़े बड़े साहित्यकारों ने उनके लिए लिखा है ये हाँ मेरे से रेलेवेंट है या नहीं है। ऐसी ही कुछ कोशिश हो रही है और धीरे धीरे कम्युनिटी बने। एक हम इसीलिए लोकतांत्रिक तरीके से आप आते हैं कि अब आगे आने वाले गेस्ट की जो लिस्ट तैयार होती है वो आप सभी के सुझावों से ही तैयार होती है। तो आप सभी सलाह दे रहे होते हैं कि किनको आना है या किनको नहीं आना है। जो उस समय उपस्थित होंगे या अवेलेबल होंगे वो उसमें शामिल होने लग जाते हैं। तो हमारा खुद का भी, ऑर्गेनाइजर्स का अपना प्रभाव भी उसी तरीके से कम होता है अपने लोगों के चयन में। चयन में जरूर एक कोशिश होती है कि एक प्रोग्राम का डेकोरम है, अपनी एक तरीका है जिस तरीके से चलना चाहिए। वैचारिक गतिविधि है तो आमतौर पर ये
मसला आता ही है कि आप किसी बात से विचार से सहमत होंगे या फिर आप किसी विचार से सहमत नहीं भी होते हैं। लेकिन हम बिलीव करते हैं कि संवाद के जरिए ही उन चीज़ों को किया जा सकता है। ना लेखक हमारे बीच आया हुआ अपने पाठकों के बीच में कोई विचार थोप सकता है, ना उधर से आए हुए लोग उधर थोपेंगे। एक खुलकर बढ़िया संवाद होना चाहिए। ये ओवरऑल मैं जो आपसे इनफॉर्मल रूप पे चर्चा कर रहा हूँ, आमतौर पर साहित्यिक गोष्ठियों में बड़े सुंदर शब्दों से सजे हुए मंच का संचालन होता है। मैं उनसे अपने आप को दूर करते हुए सीधी बात, दिल की बात आपके दिल तक पहुंचा रहा हूँ। यही कलम है, इसके इधर और कुछ कलम हम सोचते भी नहीं। आज जो प्रोग्राम होगा ये 2 सत्रों में होता है बिना ब्रेक के। अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं ये इसलिए भी फिलर हो रहा है कि थोड़ी देर में ये जो टी कॉफी और हमारा चाय का वक्त है, ये हमारे यहाँ के इस होटल के मैनेजमेंट ने 10-15 मिनट लेट किया है, तो मैं पहले वो वाली बात कर ले रहा हूँ जो चाय के बाद करनी थी, पर ताकि वो समय दोनों तरफ से यूटिलाइज हो जाए। हम अभी चाय और कॉफी पे इनफॉर्मल तरीके से रहेंगे। बाहर आपस में आप सब लोग बिलासपुर शहर के लोग हैं, साहित्य जगत से, सृजनात्मक क्षेत्रों से, सामाजिक उत्थान के क्षेत्रों से आप सभी जुड़े हुए लोग हैं। आपस में आप मिलेंगे, हम ठीक 5:35 के आसपास यहाँ पर मिलेंगे और चर्चा शुरू होगी। 40 मिनट की बातचीत होगी। आज हमारे बीच में वरिष्ठ कथाकार सतीश जायसवाल जी हैं, वो बातचीत करेंगे ममता कालिया जी से। ये 40 मिनट की बातचीत। उसके बाद 15 से 20 मिनट का वक्त होगा जिसमें हम आप लोगों के लिए ये ओपन संवाद हो जाएगा। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जब ये सवाल पूछे जाएं मैं उसके लिए कुछ निवेदन कर दूं। आमतौर पर जब हम सवाल पूछ रहे होते हैं तो हमारी जिज्ञासाएं इतनी ज्यादा होती हैं कि वो एक सवाल से किसी लेखक से कुछ नहीं हो सकता। हम सबको एक दिन चाहिए, सभी को। लेकिन हम ऐसे 10-15 मिनट या 20 मिनट का वक्त अगर निर्धारित करते हैं तो 5-7-8 सवाल के आसपास शायद ले पाए। प्लीज मेरा निवेदन है कि आप सभी स्पेसिफिक सवाल पूछें, एक सवाल पूछें। लगातार हम एक तरीका देखते हैं कि मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे 2 सवाल हैं, यहाँ से बात शुरू होती है। तो पहला सवाल ही पूछे, उनमें हो जाएगा। दूसरा सवाल कोई ना कोई दूसरा पूछ रहा है और पूछ लेगा। और दूसरा, आप सभी जो परिवार के साथ, एक तो गेस्ट लिस्ट के साथ में जो हमारे गेस्ट लिस्ट में है, सभी जो आप सभी आए हैं सबका स्वागत। और आप सभी के लिए एक प्रति किताबों की वहाँ पर रखी हुई हैं जिसमें हस्ताक्षर के साथ आपको वो प्रति दे दी जाएगी। जो परिवार के साथ आए हुए लोग हैं उन्हें एक फैमिली के लिए एक वो किताब यहाँ पर दी जाती है और ऑटोग्राफ के साथ में स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। और उसके बाद में प्रोग्राम तकरीबन 6:30 से 6:45 के आसपास में प्रोग्राम वाइंड अप हो जाता है। समय से शुरू होने वाला अपने निर्धारित आगंतुक जो आए हुए मेहमान हैं उनकी संख्या तय करने वाला और समय पे खत्म कर लेने वाले गिने चुने हिंदी के कार्यक्रमों में से एक कलम है। यही कोशिश है अभी तक की। अहम बात अब बिलासपुर चैप्टर शुरुआत करने की। हम पिछले लंबे समय से ये कोशिश कर रहे थे। द्वारिका जी आए हुए हैं, सर को बहुत अच्छे से पता है। जब भी रायपुर में कलम होता था, 1 साल 2 साल तो हमको रायपुर में ही महीने के शुरू में जब हमने शुरू किया तो 2-3 महीने में एक प्रोग्राम होता था। फिर हम धीरे से हर महीने एक प्रोग्राम करने लगे। अब तक 39 कड़ियां हो गई हैं और कलम की अगर कुल आयोजनों की बात करें तो वो 41 कार्यक्रम हम कर चुके हैं। लेकिन जो कलम संवाद की जो हम बात करते हैं, जिसमें लेखक से उनके जीवन, उनके अपने जीवन संघर्ष, अपने रचना संसार और अपनी तमाम पहलुओं पे थोड़ा पर्सनल जान सकें, थोड़ा उनके किताबों को जान सकें, ये जो कोशिश होती है, वैसे 39 कड़ियां वहाँ पर हमने संपन्न की हुई हैं। बिलासपुर का बहुत दिनों से मन था। बिलासपुर मेरे दिल के नज़दीक का शहर है। हर बार ऐसा लगता था कि रायपुर के बाद 2 ऑप्शन थे हमारे पास, हम दुर्ग भिलाई जा सकते हैं या फिर हम बिलासपुर आ सकते हैं। दोनों जगह सक्रिय लोग हैं। आमतौर पर दुर्ग भिलाई में साहित्य के बहुत सारे प्रोग्राम और कार्यक्रम हो रहे होते हैं, तो एक तरफ से थोड़ी सी संस्था का झुकाव उस साइड भी जा रहा था कि हम दुर्ग भिलाई कर लें, कहने का मुखातिब होने का मौका मिलता है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने ये तय किया कि बिलासपुर जो अपने आप में अच्छे संस्कारों की नगरी और बहुत महत्वपूर्ण शहर छत्तीसगढ़ की, यहाँ पर हमें ये शुरुआत करनी चाहिए कलम श्रृंखला की। और आज इसकी शुरुआत हो रही है। हमें बहुत बहुत खुशी है कि आज ममता कालिया जी के साथ ये जो पूरा प्रोग्राम है इसका शुभारंभ हो रहा है। अभिकल फाउंडेशन की सहयोगी गरिमा जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा प्लीज़ एक बार आप चेक कर लें कि अगर वो बाहर टी एंड स्नैक्स स्टार्ट है तो हम टी कॉफ़ी के लिए आगे बढ़ेंगे। जो प्रोग्राम का मैंने फॉर्मेट बताया ये इसी तरीके से प्रोग्राम है। हर बार जब ये आयोजन होगा इसी तरीके की चीज़ें होंगी। सूचना आप लोगों को अनेक माध्यम से मिलेगी। हमारा फेसबुक अकाउंट भी होता है, ट्विटर में हम हैं, फेसबुक सेंट्रल के नाम से ये जो कलम का
की जो गतिविधियां हैं वो संचालित होती हैं। कलम के देश भर के जो अलग अलग शहरों में आयोजित होने वाली कड़ियां हैं, तो हमने उसमें जोन में बांटा हुआ है, सेंट्रल, ईस्टर्न, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। तो सेंट्रल में अब तक रायपुर संचालित था, अब वो बिलासपुर में है। कुछ दिनों में आने वाले समय में नागपुर में भी कलम की श्रृंखला आपको सेंट्रल के थ्रू ही मिलेगी। कलम सेंट्रल के नाम से फेसबुक और ट्विटर दोनों के हैंडल हैं, जिसमें ये सूचना मिल जाती है कि अब आगे कौन से गेस्ट आने वाले हैं। लेकिन ज़रूर आप लोगों की शिकायत आने के पहले ही मैं वो स्वीकार कर लेता हूँ, जैसे मैंने कहा कि आम तौर पर गेस्ट रिपीट नहीं हो पाते हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हमारे जो मेहमान लेखक आए हुए हैं वो खुद अपनी तरफ से कुछ नामों की सूची देते हैं कि भाई उनके वो परिचित हैं, वो उनसे मिलना चाहते हैं, आप उन्हें बुला लीजिएगा। तो उस तरीके से गेस्ट होंगे। ये कोई बहुत बड़ा ऐसा नियम भी संविधान की तरह से लिखा हुआ नियम नहीं होता है कि नहीं, उसके बाद तो कुछ बियॉन्ड होता भी नहीं है। कोशिश यही है उसके पीछे का, राइट। तो अब से बस थोड़ी देर के अंदर में ये मैं जो बातचीत थी, ये सिर्फ प्रोग्राम का एक इंट्रोडक्शन है। इनकी संस्था जो लोग पीछे जुड़े हुए हैं, ये इनका इंट्रोडक्शन था। प्रोग्राम क्या का उद्देश्य क्या है, ये इनका इंट्रोडक्शन था। महत्वपूर्ण बात, किसी भी साहित्यिक आयोजन हो रहा है तो कोई पीछे एक बेस अंडर करंट है, ये उसी को लाने की कोशिश है। तो मैं इसमें आपको कह दूं कि बिल्कुल ऐसी कोई भी कोशिश यहाँ पर नहीं है। ये विशुद्ध रूप से एक साहित्य का मसला है। हम साहित्यकार को बुलाते हैं और हम बिल्कुल, ये बुक लॉन्च नहीं होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण मसला जो मैं आप सभी से साझा कर लूं। कलम का कार्यक्रम बुक लॉन्च नहीं है, ऑथर प्रमोशन का कार्यक्रम नहीं है कि लेटेस्ट कोई किताब आई हुई है तो उस पर बातचीत कर लेंगे और किताब के प्रमोशन के लिए कुछ हम बात करना चाहते हैं। बैठिए सर प्लीज। ये कई बार हमारे बीच में साहित्यकार आते हैं, उनकी 2011 में, 2009 में, 8 में छपी हुई किसी भी किताब के लिए वो किताब एक सैंपल की तरह है कि जो लेखक आए हुए उनकी किताब पाठकों तक पहुंचे, इसके लिए कोशिश होती है। बिल्कुल एक कंटेंट पे बात करने का मसला, लेखक को भीतर से जानने का मसला, और उस शहर की तासीर जो वहाँ की जनता से झलकती है उससे लेखक को परिचय कराने का उद्देश्य। और साहित्य के लिए जो सब लोग अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, वैसी हमारी भी एक छोटी सी कोशिश है, यही कलम है। तो इसी के साथ मैं पुनः आप सभी का अभिनंदन करता हूं और अब आप सबसे निवेदन करता हूं कि अगले 10-15 मिनट के लिए हम टी कॉफी के लिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद वापस हम यहाँ पर रिसेंबल होंगे और बातचीत की हम शुरुआत करेंगे। आइए सर प्लीज। तो स्वागत है। श्री सीमेंट्स द्वारा प्रस्तुत प्रभा खेतान फाउंडेशन, अभिकल्प फाउंडेशन और नई दुनिया जागरण समूह के संयुक्त प्रयास से आयोजित होने वाली कलम श्रृंखला की बिलासपुर शहर में पहली कड़ी में मैं गौरव गिरिजा शुक्ला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत खुशी है कि आज से कुछ साल पहले हिंदी के साहित्यकारों के लिए और साहित्य प्रेमियों के लिए एक ऐसा मंच तैयार करने की जो हमने कोशिश की, जिसमें हम गैर ज़रूरी औपचारिकताओं को जितना कम हो सके उतना कम करें और कंटेंट पे बात कर सकें, लेखक को भीतर से जान पाएं या समझने की कोशिश करें, उनके विचारों को जानने की कोशिश करें। एक ऐसा मंच जो 4 साल पहले शुरू हुआ, पटना, रायपुर और जयपुर से होते हुए आज देश के 25 शहरों में फैला और आज उसकी ये कड़ी बिलासपुर शहर में आ चुकी है और आप सभी के साथ में इसका हम पहला आयोजन कर रहे हैं। और हमें बहुत खुशी है कि इस खूबसूरत मौके पर हमारे साथ में ममता कालिया जी हैं आज के इस उद्घाटन सत्र में। मैम, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत कलम रायपुर राजधानी में किए थे, आज न्यायधानी की जनता, यहाँ के साहित्य प्रेमी आप सभी का स्वागत कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये मौका हमें आपके साथ मिल रहा है अपने इनॉग्रल सेशन का या इस सीरीज को यहाँ शुरुआत करने का। अब से थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था तो लगभग मैंने प्रोग्राम के प्रारूप, इसके साथ जुड़ी हुई संस्थाएं और जिस तरीके से हम चर्चा करेंगे और जो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपसे साझा कर दी है। इस पे बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया करने की अभी आवश्यकता नहीं है। कलम एक ऐसा कार्यक्रम है जो अपने समय के लिए जाना जाता है। तो बिना विलंब किए मैं अभिकल्प फाउंडेशन की को फाउंडर डॉक्टर गरिमा तिवारी से निवेदन करूंगा कि वो आएंगी और हमारे आज के लेखक और यानी लेखक ममता कालिया जी और आज जो उनसे बातचीत करेंगे सतीश जायसवाल जी, आप दोनों का वो परिचय पढ़ेंगी और उसके बाद अगले 45 मिनट तक ये बातचीत
जारी यहाँ पर रहेगी और फिर 15 से 20 मिनट का वक्त जिसमें हमारे सवाल और जवाब होंगे। मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर गरिमा तिवारी से वो आए और परिचय पढ़ें। थैंक यू गौरव जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं मैम का जीवन परिचय पढ़ रही हूँ। और ममता कालिया जी का जन्म 2 नवंबर सन 1940 को वृंदावन में हुआ था। ममता जी हिंदी साहित्य की अग्रपंक्ति में स्थान रखती हैं। वे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखती हैं, किंतु हिंदी को वे अपने हृदय की भाषा मानती हैं। दिल्ली, मुंबई, पुणे, इंदौर की विभिन्न शिक्षा संस्थाओं से गुजरते हुए उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए इंग्लिश किया तथा वहीं प्राध्यापन भी किया। फिर वे मुंबई के एसएनडीटी विश्वविद्यालय में परास्नातक विभाग में व्याख्याता बन गई। सन 1973 से वे इलाहाबाद के एक डिग्री कॉलेज में प्राचार्य नियुक्त हुई और वहीं से सन 2001 में अवकाश भी ग्रहण किया। इन तथ्यों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सन 1963 से अब तक वे लगातार लिखती रही हैं और प्रासंगिक बनी हुई हैं। भारतीय समाज की विशेषताओं और विषमताओं पर अपनी पैनी नजर रखते हुए ममता कालिया जी की प्रत्येक रचना के केंद्र में स्त्री विमर्श उपस्थित है। विकासशील समाज में बनते बिगड़ते संबंध, प्रगति के आर्थिक सामाजिक दबाव, स्त्री की प्रगति को देखकर पुरुष मनोविज्ञान की कुंठाएं और कामकाजी स्त्री के संघर्ष उनके प्रिय विषय हैं। प्रकाशित पुस्तकों की संख्या विपुल होने के कारण यहाँ केवल उनकी प्रमुख प्रकाशित पुस्तकों का उल्लेख किया जा रहा है। ममता कालिया जी ने कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, नाटक, यात्रा साहित्य और निबंधों से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। उनके प्रमुख उपन्यास हैं बेघर, नरक दर नरक, 3 लघु उपन्यास, दौड़, दुखम सुखम, सपनों की होम डिलीवरी, कल्चर वल्चर। उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं छुटकारा, सीट नंबर 6, उसका यौवन, एक अदद औरत, जांच अभी जारी है, निर्मोही, मुखौटा, बोलने वाली औरत, थोड़ा सा प्रगतिशील, खुशकिस्मत। इसके साथ ही कविता संग्रह, संस्मरण, निबंध संग्रह भी प्रकाशित हो चुकी हैं। ममता कालिया जी ने अनेक कहानी संकलनों का संपादन किया है तथा 5 वर्ष महात्मा गांधी हिंदी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा की इंग्लिश पत्रिका हिंदी की भी संपादिका रही हुई है। उन्हें अब तक अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। हमें बहुत खुशी है कि आज कलम के आयोजन में आप हमारे साथ उपस्थित हैं और आज हम आपसे रूबरू होंगे। साथ ही आज के कार्यक्रम के हमारे सूत्रधार मॉडरेटर श्री सतीश जायसवाल जी भी उपस्थित हैं। उनके लिए भी मैं छोटा सा उनका संक्षिप्त में जीवन परिचय पढ़ दूं। सतीश जायसवाल जी का जन्म 17 जून 1942 में हुआ। साहित्य लेखन, कला व संस्कृति की खोजपूर्ण जिज्ञासाओं तथा पत्रकारिता में 4.5 दशकों से भी अधिक समय से वे संलग्न हैं। ज्ञानोदय कोलकाता के जनवरी 1969 के अंक में पहली कहानी का उनका प्रकाशन हुआ तथा लगभग उसी समय से दिनमान समाचार साप्ताहिक नई दिल्ली में प्रकाशित रिपोर्ट के साथ पत्रकारिता का भी प्रारंभ हुआ। हिंदी दैनिक जनसत्ता नई दिल्ली के लिए बिलासपुर से प्रतिनिधि, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की हिंदी संवाद एजेंसी, भाषा के लिए अविभाजित मध्य प्रदेश में बिलासपुर संभाग का प्रतिनिधि, हिंदी दैनिक संवेद शिखर रायपुर, नवभारत बिलासपुर, ग्वालियर, भोपाल, हाईवे चैनल बिलासपुर में संपादकीय विभागों में दायित्व आपने निभाया है। तब से अब तक हिंदी के राष्ट्रीय स्तर सभी पत्र पत्रिकाओं के लिए लेखन जैसे धर्मयुग, सारिका, साप्ताहिक हिंदुस्तान, रविवार, वागर्थ, नई कहानी, हंस, नया ज्ञानोदय, कथादेश, समकालीन भारतीय साहित्य आदि हैं। प्रकाशित कृतियां हैं आपकी कहानी संलग्न जाने किस बंदरगाह पर 1982 में लिखी गई, धूप ताप, नदी नहा रही थी, बाल साहित्य, भरे घर का लड़का, हाथियों का गुस्सा, पाठ्यक्रम में शामिल
स्कूली पुस्तकों के सबसे बड़े प्रकाशन समूह मधुबन द्वारा कक्षा 6वीं के लिए निर्धारित उत्कर्ष पाठमाला में शामिल यात्रा वृत्तांत दिन दोपहर में शाम भी है। इसके साथ ही संस्मरण मोनोग्राफ संपादित कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। आप आकाशवाणी के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय अभिलेखागार के लिए छत्तीसगढ़ की लोक कला परंपरा रहस्य के वयोवृद्ध कला गुरु बोदिल प्रसाद अनुरागी का सुदीर्घ साक्षात्कार किया है। शिक्षा, पत्रकारिता, साहित्य और समाज के क्षेत्र में आपने योगदान और उपलब्धियों के लिए आपको अनेक सम्मान और पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। स्वागत है सर आपका, सतीश जायसवाल जी सर और ममता कालिया जी। निवेदन करूंगा आज के हमारे मॉडरेटर सतीश जायसवाल जी और हमारी मेहमान लेखिका ममता कालिया जी से कि अब इस चर्चा को वो आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करने के साथ साथ मैं आप सबसे भी बात करूंगा कि ममता जी के साथ हमारे दो तरीके के संबंध हैं, एक उनके लेखन से और एक उनकी परंपरा से। और ये परंपरा लेखन की परंपरा भी है, इसलिए सारा का सारा केवल कहानी पर केंद्रित रखने के बदले मैं कहानी के संसार, हिंदी संसार को समेटते ही अगर बात करूंगा तो शायद हम दोनों एक दूसरे से भी परिचित होते चलेंगे। आपका स्वागत मैं इस तरीके से करना चाहूँगा कि हिंदी की नई कहानी, जिसको 60उत्तरी दशक की कहानी के रूप में जाना गया, उसकी चमक जिन लोगों से बनी हुई थी आप उसमें से एक हैं। लेकिन हमारे और आपके समय में एक बड़ा लंबा पतझड़ भी है कि हम और आप लगभग समकालीन हैं। आप मुझसे पहले से लिख रही थी और मैंने तब लिखना शुरू किया जब मैं आपको पढ़ा करता था। लेकिन अब आप ये देखिए कि हमारे साथ जो लोग लिख रहे थे, जिनसे नई कहानी की पहचान बन रही थी, अब बहुत कम लोग रह गए हैं। कैसा लगता है आपको? सबसे पहले तो मैं बिलासपुर के साथियों को, साहित्य प्रेमियों को नमस्कार करती हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस शहर में आने में। गौरव जी ने जब बताया कि यहाँ सतीश जायसवाल जी बात करेंगे तो काफ़ी पुरानी स्मृतियाँ सामने आ गई, क्योंकि जब नवीन कालिया थे तो कई बार हमारा मिलना हुआ कलकत्ते में, दिल्ली में। देखिए, यात्रा तो सतीश जी आप जानते हैं कि साहित्य की यात्रा बिल्कुल रेल की यात्रा जैसी होती है। जी जी। कि सफ़र में कौन किस स्टेशन पर उतर जाए पता नहीं चलता। बहुत अच्छी तरह घुल मिल के बात करते हैं, एक दूसरे के रोटी और करेला खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद पता नहीं कौन कहाँ उतर जाता है। इसी तरह से साथी छूटते जाते हैं। और लिखने की यात्रा आपको बताएं कि इतनी एकल होती है, इतनी एकाकी होती है कि उसमें निभा पाना और लंबी रेस का घोड़ा बनना ज़रा कठिन काम है। और इतने प्रलोभन बीच में होते हैं। कोई टीवी के लिए लिखना शुरू कर देता है तो टीवी पत्रकार बन जाता है, कोई विज्ञापन की दुनिया में चला जाता है तो बहुत बड़ा विज्ञापनबाज बन जाता है, कोई मार्केटिंग की दुनिया में चले जाता है, कोई किसी नौकरी में ही 9 से 5 तक खप कर अपने को निःशेष कर देता है। और लिखना ऐसे ही है जैसे प्यार करना। कुछ लोग एक ही प्यार में बिल्कुल निःशेष हो जाते हैं, निचोड़ जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। और कुछ लोग, उनके अंदर कुछ ना कुछ अवशेष बचता है, वो उन्हें अगले प्रेम के लिए प्रेरित करता है, एक चमक देता है उनको जीवन की। यही लेखन में होता है कि एक कहानी पूरी नहीं हुई कि अगली कहानी दिमाग में मेरे फ्लैश करने लगती है। मेरे तो सतत लिखने का यही कारण है कि मैं एक कहानी पूरी नहीं करती तो दूसरी शुरू हो जाती दिमाग में, और कई बार एक को मैं आधी छोड़कर दूसरे पर काम करना शुरू कर देती हूँ। और शायद ये एक किस्म का इश्क है। कहानी हम जी रहे होते हैं उस समय और लगातार जी रहे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि सभी पीढ़ी खत्म हो गई है, वो लोग कुछ और काम में लग गए हैं, लेकिन वो काम भी साहित्य से जुड़े हुए हैं। जैसे ज्ञान रंजन ने पिछले 40 साल से कहानी नहीं लिखी, हमारी पीढ़ी के, हमसे थोड़े से बड़े हैं, लेकिन ज्ञान रंजन ने पिछले 40 साल से कहानी नहीं लिखी। लेकिन अच्छा किया, क्योंकि कहानी देखिए कभी भी ठंडे टेम्परेचर पर नहीं लिखी जा सकती है। आप ठंडे तापमान पर
आप चाय पी लें बनाकर, वो नहीं हो सकता है। आपको थोड़ा तो ना टेम्परेचर बढ़ाना होगा। कहानी लिखने का काम 105 डिग्री के बाद शुरू होता है, एक किस्म का डिलीरियम, और उससे कम में वो नहीं होती। तो उन्होंने उसकी जगह संपादन का काम ले लिया, और वो पहल पत्रिका निकाल रहे हैं, इतने वर्षों से निकाल रहे हैं, इतने अंक उसके निकाल चुके हैं वो। तो देखिए, जो लोग कम लिख रहे हैं वो लोग कुछ और काम भी कर रहे हैं। हाँ, काशीनाथ सिंह लिख रहे हैं लगातार। जी हाँ, काशीनाथ सिंह ने शायद बहुत लंबी पारी खेली लिखने में, और वो लगातार लिखते रहे। नामवर जी लगातार सक्रिय रहे अपने काम में। ये सब वो नाम है जो हम जब लिख रहे थे तब वो हमसे ज़्यादा स्थापित थे, ये सब लोग। आपसे बात मैंने असल में शुरुआत बहुत सोच समझ कर इसलिए भी की कि कुछ लोग जो हमारे साथ नहीं रहे जी, पर उन्होंने बहुत अच्छी कहानियां दी हैं नई का 60 दशक के लोगों में, और कुछ लोग अभी भी हैं, लिख रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ आलोचना में एक बहुत असंवेदनशील तरीका रहा कि वो किन्हीं के साथ नहीं हो पाए जो कहानीकार, जिन्होंने अपने आप को विज्ञापित नहीं किया, सफल नहीं हो पाए, आज अच्छा लिख रहे हैं, उसके बाद भी चर्चाओं में नहीं है। उदाहरण के लिए अगर हम कोई नाम बताइए, मैं नाम बताइए। नाम से बात कर रहा हूँ मैं, कि हमारे अपने बीच में बहुत अच्छी कहानीकार रही हैं अभी भी शीला रोहेकर। अभी उन्होंने शीला रोहेकर। मेरा ऐसा ख्याल है कि सांप्रदायिकता पर शायद जिन हिंदी की 5 अच्छी कहानियों की हम बात करेंगे, शीला रोहेकर की कहानी एक थी, अंतर्जातीय विवाह को लेकर। उनकी एक बहुत अच्छी एक किताब आई थी अभी, एक यहूदी का था, बहुत अच्छी। यहूदी समाज पर किसी ने लिखा, वो जन्म से यहूदी हैं लेकिन पूरी तरह से भारतीय हैं और भारतीय संस्कृति में रची बसी है बिल्कुल। और मेरी मित्र हैं, ये नहीं कह सकते कि उन्होंने नहीं लिखा, ये ज़रूर है कि वो थोड़ी सी पृष्ठभूमि में चली गई। देखिए, लेखन के साथ जैसे कि किसी भी अध्यवसाय के साथ होता है, एक थोड़ी सी राजनीति और रणनीति भी होती है। जैसे कि आप अपनी दुकान में, ठीक है, आपकी दुकान थोड़ी पिछवाड़े को है और उसका बहुत ज़्यादा साइन बोर्ड जो है चमकता नहीं है, लाइट उसकी बुझी हुई है, आप भी एक उत्पाद जो है वो बेच रहे हैं, और दूसरे हैं जिनकी दुकान में माल कम है लेकिन लाइट चकाचौंध है वहाँ पर। तो आप ये देखिए कि उनका तो टाट भी बिक जाएगा, और जिसके पास अच्छे सामान रखे वो रह जाएंगे। और साहित्य के दुनिया में भी कहीं ये चीज़ लागू होती है कि शीला रोहेकर ने अच्छा लिखा, कम लिखा, बीच बीच में वो गायब होती रही, अपने घरेलूपन में गायब होती रही, तो थोड़ा तो दृश्य पर बने रहना पड़ता है। जैसे पीटी उषा, ऐसे पीटी उषा नहीं बन गई। पीटी उषा लगातार दौड़ती रही और आज भी दौड़ने का स्कूल खोलकर बैठी हुई है, वो औरों को दौड़ना सिखा रही है। तो थोड़ा तो देखिए रेस के अंदर होना पड़ता है। जो और भी नाम आपके जहन में आएंगे ऐसे कि जिनको, जो अच्छे लेखक थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा परिदृश्य में नज़र नहीं आते, और उनको कहीं हम ढूंढते रह जाते हैं कि अगर ये लिखते और तो कितना अच्छा होता। तो देखिए, हमेशा यही होता है, कई बार मीडियोकर आदमी रेस जीत जाता है। जी जी। और आप जो कह रहे हो वो यही कि प्रतिभा संपन्न जो है वो रह जाता है। मेरा प्रश्न इसलिए भी था कि अब शायद आपकी तरह के रचनाकार इस स्थिति में हैं कि जिनको हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जिनकी तरफ, उनकी तरफ हम ध्यान देना शुरू करें। आप जिस स्थिति में हैं, और इसलिए भी ज़रूरी है कि जो लोग अब नहीं हैं वो तो नहीं आ सकते मार्केट में। उदाहरण के लिए इब्राहिम शरीफ का मैं नाम लूँगा, बड़ी अच्छी कहानियाँ उन्होंने दी थी। देखिए, ये जो साहित्य सुधार का आप काम बता रहे हैं ना, ये समाज सुधार के काम की तरह ही दुष्कर है। मैं साहित्य ये जो आप बता रहे, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है इसमें, मैंने कई बार देखा, मेरी कई सहेलियाँ ऐसी हैं जिन्होंने मेरे साथ साथ लिखना शुरू किया था। अब मैं नाम बताऊँ तो मेरा ख्याल है कि उनके प्रति अन्याय होगा। बहुत सारी मेरी सहेलियाँ लिखती थी, बहुत लिखती थी, मुझसे ज़्यादा छपती थी। अब वो नहीं लिखती हैं, वो फेसबुक पर भी नहीं है, वो ब्लॉग में भी नहीं लिखती हैं, वो पत्रिकाओं में भी नहीं लिखती हैं,
वो दृश्य से बाहर है इस समय, जबकि उनके अंदर प्रतिभा है। हो सकता है हम लोगों से ज़्यादा हो उनके अंदर प्रतिभा, लेकिन अगर कोई अपने हीरे को जानबूझकर मटमैला करे तो आप कितनी देर उसके साथ रगड़ेंगे उसको, आप कितनी देर उसमें पॉलिश चढ़ाएंगे। और ये अंदर की इच्छा शक्ति होती है और ये थोड़ी समाज से जुड़ने की प्रवृत्ति होती है। मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई अवकाश में चला गया अपने अध्यवसाय से, लिखना देखिए कोई व्यवसाय तो है नहीं, अध्यवसाय है ये, तो इससे टका धेला कुछ नहीं मिलता, लेकिन आप अपने को बहुत अमीर पाते हैं। हम लिखते हैं तो हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है वो अपनी कलम की वजह से आया है। सारा दिन कागज काले करते रहते हैं बैठे बैठे, और करते करते ये होता है धीरे धीरे कि एक ऐसा समाज बन जाता है जो आपको पढ़ने भी लगता है, और वो पढ़ते हैं और वो प्रतीक्षा करते हैं कि आप अगली किताब लिखें, और यही चीज़ हमको जीवित रखती है। और जो आप जो कह रहे हैं बात, हम उनको ढूंढ ढूंढ कर लाए, खींच खींच कर लाए, और वो फिर एक बार वापस केचुए की तरह अपने बिल में चले जाएं, तो बहुत मुश्किल काम है। देखिए आप कीजिए, मैं नहीं कर सकती काम। ममता जी, मैं असल में आलोचना की बात कर रहा था। हिंदी आलोचना रचनाकार और पाठक के बीच में जो भूमिका अदा कर रही है, उसने भी कुछ इस तरीके से किया कि जो चमकदार नाम थे हमारे पास, प्रतिभा संपन्न अच्छी रचनाएं लिख रहे थे, उनको उनकी वो जगह नहीं मिल पाई। तो क्या आलोचना की भी कोई भूमिका बनती है, खासतौर पर तब जबकि आज जो लिखा जा रहा है उसका कहीं ना कहीं दस्तावेजीकरण भी हो रहा है, वो चीज़ें खत्म नहीं हो जाएंगी। देखिए, हिंदी में आलोचना ने बहुत राजनीतिक भूमिका निभाई है, मैं ये मानती हूँ। उन्होंने जानबूझकर कुछ नामों को बिल्कुल नहीं लिया और कुछ नामों को बार बार लिया स्थापित करने के लिए। कहीं इसलिए लिया कि परिवारवाद आ गया कि वो परिवार के सदस्य तो उनको बढ़ाना है आगे, कहीं हो गया मित्रवाद आ गया, और शत्रुवाद भी आ गया इसमें। शत्रुवाद, जो शत्रु हैं उनके नाम नहीं लेंगे, अगर उनके नाम किसी किताब में जा रहे हैं, उल्लिखित हो रहे हैं, तो प्रूफ पढ़ने के समय काट दिए जाएंगे। एक बार डिलीट आपने लगा दिया तो फिर तो वो नाम गया। लेकिन आपको बताएं कि सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है, मैं ये मानती हूँ आज भी पाठकों का लोकतंत्र है। जो पाठक है वो एक रचनाकार को जीवित रखते हैं। न जाने शिवानी के ऊपर आलोचकों की कितनी मार पड़ी। शिवानी एक आप कहेंगे लोकप्रिय नाम है, ये तो साहित्यिक नाम नहीं है। ये भी आप ही कहेंगे, ये मैं नहीं कहूँगा, ये कहा उनको क्यों ये कहा जाता है। लेकिन शिवानी को पढ़कर हम जैसे लोग लेखक बने, हमें ये लगा कि इनके पास कितने अविस्मरणीय पात्र हैं। उनका पात्र आपको भूलता नहीं, परिस्थितियाँ नहीं भूलती, प्रेम के तरीके नहीं भूलते। जिस तरह से बच्चे, उनके यहाँ अनाथ बच्चे अचानक अपने घर में पहुँच जाते हैं, वो सारी परिस्थितियाँ मानवीय परिस्थितियाँ हैं। और हमने उनको पढ़ा, ढूंढ ढूंढ के पढ़ा, धर्म खरीदते रहे, घर में डांट खाते रहे, लेकिन उनको पढ़ते रहे। यानी पाठकों ने उस नाम को जिंदा रखा। मुझे तो आज भी पाठकों के लोकतंत्र पर बहुत विश्वास है, और मैं ये मानती हूँ कि मेरी सारी शक्ति जो है वो पाठकों से आती है। बिल्कुल यही बात है। आप देखिए कि दूसरा नाम भी हमारे सामने डॉक्टर धर्मवीर भारती का है कि उनको भी आपने लगभग आलोचना के दूषित तंत्र ने लगभग डॉक्टर भारती को खारिज कर दिया। लेकिन अगर पाठकों के तंत्र की हम बात करें, पाठकों के लोकतंत्र की बात करें, तो अंधायुग भी, और दूसरी तरफ उनका गुनाहों का देवता, उसके कितने संस्करण आए। तो मैंने 100 संस्करण आज जी 100। तब अगर आलोचना हमारी पाठकों के लोकतंत्र की अनदेखी कर आगे बढ़ रही है, तो शायद ये सोचने की जरूरत इसलिए भी है। बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, क्योंकि प्रकाशक ने उसको रिजेक्ट नहीं किया किताब को। गुनाहों का देवता किताब में न जाने कितनी खामियां हैं। यथार्थवादी दृष्टि से देखिए तो ये भी कोई प्रेम होता है कि आप किसी को पहले बहन मान रहे हैं और अचानक पता चले कि आप तो उससे प्रेम करते थे, और वो भी तब पता चले जब उसकी शादी होने जा रही है। उसके बाद आप किसी और से शादी कर लेते हैं, आपकी भी शादी फेल हो जाती है, उसकी भी शादी फेल हो जाती है। ये एक नए तरीके का देवदास था, गुनाहों का देवता का चंदन। और देवदास आप सोचिए कि शरद बाबू ने मुश्किल से 23-24 साल की उम्र में उसे लिखा। कुल 96 पृष्ठ की रचना है, और वो कितनी सफल है।
जबकि वो एक असफल प्रेम की सफल कहानी है। बहुत सही। कितनी बड़ी बात है ये कि देवदास और गुनाहों का देवता, इन दोनों को देखकर मुझे लगता है कि सफल प्रेम की कहानी तो शायद कभी सफल इतनी ना होती। लोग पसंद करते हैं नायक शराबी हो जाए लेकिन वो गृहस्थ ना बने। लोग पसंद करते हैं कि नायिका आंसू बहाए लेकिन सुखी ना रहे आपकी गृहस्थी में। यानी आप देखना चाहते हैं, वो दृश्य देखना चाहते हैं जिनकी आप कामना करते हैं और आपको वो नहीं मिले। आप अपनी गृहस्थी में सुखी बैठे हैं लेकिन आप एक दुखी प्रेम की कहानी पढ़ना चाहते हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि गृहस्थ आपके यहाँ बड़ा सुरक्षित है आपकी कहानियों में। बल्कि अगर आपकी पहचान कहीं की जाए तो, और किसी एक उसमें हम ढूंढें कि हम ममता कालिया की कहानियों को कहाँ रखेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ममता कालिया की कहानियों में घर सुरक्षित है, घर परिवार सुरक्षित है, सारे नाते रिश्ते सुरक्षित हैं और हमारे यहाँ इन नातों का सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके साथ हमारी परंपराएं जुड़ी हुई हैं। आप मथुरा में भी रहे हैं, इलाहाबाद में तो आपका बहुत समय गया है, वहाँ पर हमारा आपका परिचय भी हुआ था, और कलकत्ता उसके बाद रही। वहाँ से दो सवाल निकलते हैं ममता जी। एक, इन 50 वर्षों में हमारे सामाजिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में जो परिवर्तन आया, आपकी कहानियों में वो अपना समय सुरक्षित मिल रहा है हमको, लेकिन हमारे और आपके 50 साल बाद के समय में वो एक बड़ी टूटन फूटन मिल रही है। अभी उसमें स्वरूप नहीं निकल कर आ रहा है हमारी कहानियों में परिवार का। देखिए, ऐसे कि समाज कोई जड़ स्त्री और पुरुष अपनी समझदारी से बचा ले जाते हैं अपने को, क्योंकि परिवार को चलाना और घर को सुरक्षित रखना एक किस्म की चुनौती भी है। और वो मैंने हमेशा ही महसूस किया है कि जब आप परिवार को बचाते हैं, आप एक प्रेम को भी बचा रहे हैं। आप अपने प्रेम में पराजित नहीं होना चाहते, आप अपने रिश्तों में पराजित नहीं होना चाहते, आप अपने पीछे समस्याएं नहीं छोड़ना चाहते। आप भग्न हृदय वाले बच्चे, अविकसित मस्तिष्क वाले बच्चे नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि पिछले 50 सालों में अब कुछ परिवर्तन हुआ है, समाज में भी परिवर्तन हुआ है। आज समाज में बच्चे, आज की युवा पीढ़ी ज़्यादा निर्भीक है और वो चीज़ें साहित्य में सामने आ रही हैं। साहित्य में नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। आज स्त्री स्वातंत्र का जो डंका बज गया है एक बार, और आज स्त्री जितनी निर्भीक होकर अपनी बात कह सकती है, मुझे लगता है कि वो सन 60 के दशक में या सन 70 के दशक में वो एक चुनौतीपूर्ण काम था। तो समाज तो बदला है, आधी सदी बहुत होती है परिवर्तन के आने में। शिक्षा का प्रतिशत बहुत बढ़ा है। आज आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है, वेतनमान अच्छे हुए हैं, तो जाहिर है इन सब चीज़ों का रिश्तों पर भी फर्क पड़ता है और घर के स्वरूप पर भी पड़ता है। स्त्री पुरुष दोनों कामकाजी हैं, वो हमारे ज़माने में भी थे, लेकिन हमारे ज़माने में तो जिंदा रहने का ही संघर्ष बहुत बड़ा था, तब जाते थे। लेकिन आज की कहानियों में मैंने देखा है, कई नई कहानियों में, आजकल की पीढ़ी की कहानी में आप ये देखिए कि कोई प्रस्थान बिंदु मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? आज छात्रों में बेरोजगारी का संघर्ष बहुत अधिक बढ़ गया है। नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, वैकेंसी पड़ी हुई है, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। सरकार की नीति ढीलम ढालम है, कोई काम ही नहीं हो रहा आगे चलकर। अखिलेश की कहानी चिट्ठी एक किस्म का प्रस्थान बिंदु है, जो कि 1989 में छपती है अमिश में, और उस कहानी को आज तक याद किया जाता है क्योंकि उसमें कुछ बच्चे हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो तय कर लेते हैं कि हम एक दूसरे को चिट्ठी अब तब लिखेंगे जब हमें नौकरी मिल जाएगी। 10 वर्ष बीत जाते हैं, कोई चिट्ठी लिखने की स्थिति में नहीं आ पाता है। और आप सोचिए, एक बच्चे ने अगर 22 साल की उम्र में MA किया है और 10 साल उसके निकल जाए संघर्ष में और उसे नौकरी ना मिले, तो उसकी मानसिकता क्या बनेगी। इसी तरह से मनोज पांडे की कहानी पानी, बिल्कुल नए लिखने वालों में आप सोचिए,
पानी कहानी में उन्होंने बताया कैसे पानी का संकट होता है, गांव के गांव में उजाड़ पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, खेत सारे के सारे झुलस जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कितनी बड़ी पीड़ा है आज किसान की कि पहले उसे बीज नहीं मिलता, बीज मिल गया तो पानी नहीं मिलता, पानी मिल गया तो उसको लोन नहीं मिलता जिससे कि वो ट्रैक्टर खरीद ले और बुआई कर ले, गुड़ाई कर ले। तो कितनी सारी समस्याएं हैं। तो इतने स्तरों पे जो समस्याएं हैं, संजीव का उपन्यास फांस पूरा का पूरा किसान के बारे में, गन्ना किसानों का पास किसान के बारे में, क्यों वो आत्महत्या कर रहे हैं आज इस समय। और न जाने कितने बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर और पढ़ते हुए जब नहीं रह पाते, देखते हैं कि 99% पर भी कट ऑफ लाइन होती है और उनको एडमिशन नहीं मिलता अपने मन चाहे कोर्स में, आत्महत्या कर लेते हैं या फ्रस्ट्रेट करते हैं, क्लर्क बन जाते हैं कहीं जाकर, या कुछ नहीं करते, सिनिक बन जाते हैं। ये सारी समस्याएं बदल गई हैं। लड़कियों के सामने अलग किस्म की समस्याएं आ गई हैं। लड़कियों का यह हो गया है कि पढ़ ली लिख ली, नौकरी के क्षेत्र में जब जाती हैं वो पाती है कि उनकी स्पर्धा लगातार 2 स्तरों पर है। लड़कियों की स्पर्धा उन लड़कियों से भी है जो शॉर्टकट का इस्तेमाल करके नौकरी पा जाती है या दाखिले पा जाती है कहीं पर, और एक तरफ वो रास्ता है जो लॉन्ग कट वाला रास्ता है, भाई हम समझौता नहीं करेंगे, हम अपना शोषण नहीं करेंगे, होने देंगे। वो एक जिद का रास्ता है, वो सही रास्ता है, लेकिन दिक्कत यही है कि उस सही रास्ते को मानने के लिए जो धैर्य और साहस चाहिए, जो जिद चाहिए, संघर्ष धर्मिता चाहिए, वो बीच बीच में सांस तोड़ देती है। एक बार मुझे याद है कि मैंने अपनी अंग्रेजी की क्लास में विद्यार्थियों को लिखने के लिए निबंध दिया, पिटा पिटाया विषय था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बड़ा पुराना आइडियम है, हमने जाने कब पढ़ा था स्कूल में, वही उठा के मैंने दे दिया। मैंने कहा देखिए क्या कहते, मैंने कहा एक पैरा लिख के बताओ। तो एक लड़की ने पूरे पेज के ऊपर कॉपी के बड़े बड़े अक्षरों में केवल लिखा इज इट, और उसने कॉपी सबमिट कर दी, और मैंने उसे 10 में से 10 नंबर दिए, क्योंकि उसने एक तरह से सवाल खड़ा कर दिया मेरे ही लिए जी कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप कह रही हैं, ये पिटी पिटाई बात हमको समझा रही हैं और आप हमें एक बहुत कठिन रास्ते पर डाल रही हैं, ये कहकर। जी हाँ। तो ये दबाव कहानियों में भी दिख रहे हैं। देखिए आज सबसे बड़ी जो चीज़ सिर उठा रही है, चाहे वो राजनीति के कारण हो, चाहे वो अर्थनीति के कारण हो, कि अचानक हम लोग को बांट दिया गया है जातियों में। अरे हम जातियों को कहाँ मानते हैं? आप बाटा की फैक्ट्री में जाके देखिए, शर्मा भी काम कर रहा है वहाँ पर, यादव भी काम कर रहा है, प्रजापति भी काम कर रहा है, भोसले भी काम कर रहा है, सब एक साथ बैठ के खा रहे खाना। लेकिन जब राजनीति आती है सामने, वो कह देते कि नहीं 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 नहीं, ये यादव वोट है, ये ब्राह्मण वोट है, वो हम सबको वोट बैंक बना देते हैं हमारा, और हमारी जातियाँ बना देती हैं। ये जातिवाद, ये प्रचंड जातिवाद जो कि हमारे ऊपर थोपा गया है, हमने इसका वर्ण नहीं किया, ये हमारे ऊपर थोपा गया है, ये कहानियों में लगातार आ रहा है। वंदना राग की कहानी यूटोपिया आप पढ़िए, पता चला लड़की प्रेम में इतनी तरल है और लड़का सांप्रदायिक हो चुका है। लड़का उसको मुसलमान मान रहा है, अपनी प्रेमिका को, अपनी नायिका को, अपनी जो जिसे कहना चाहिए अपनी दिलनवाज को, अचानक उसके मन में आ जाता है, हिंदूवाद आ जाता है और वो उस लड़की का दुरुपयोग करता है। तो ये जो प्रश्न है संप्रदाय के या नए नए किस्म के प्रेशर के, पंकज सुबीर की कहानी कितनी खूबसूरत, उसका उपन्यास अकाल में उत्सव, किसान की समस्या पर उसने बताया कि जब ऋण एक किसान को मान लीजिए ऋण स्वीकृत हो गया है, उसके बाद आधा ऋण जो है वो तो पटवारी रख लेता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रख लेता है, उसके पास जो पहुंचता है वो ऋण इतना काफ़ी नहीं है कि वो उससे किसानी कर सके। ये सारी नई समस्याएं हैं, नए समाज की समस्याएं हैं। नए समाज की समस्याओं पे एक बात मैं आपसे और करना चाहूँगा। आपकी एक कहानी इसमें है बाथरूम। जी जी। आज सैनिटेशन को लेकर जितनी बात चल रही है, हाँ। कितना ज़्यादा विज्ञापन हो रहा है, सरकारी
कार्यक्रम के अंतर्गत वो चल रहा है। ये कहानी तो आपकी काफ़ी पहले की है, तो 12 साल पहले किया। एक घरेलू समस्या का ये जो व्यापकीकरण आज हम देख रहे हैं, उसको एक रचनाकार की हैसियत से आपने काफ़ी पहले देख लिया जी था। हाँ। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ रचनाकारों में लगभग हो ये रहा है कि जो तात्कालिक प्रभाव डाल रही हैं चीज़ें मीडिया के ज़रिए या राजनीतिक कार्यक्रमों के ज़रिए, हमारी रचना का विषय भी वही बन जाता है। उदाहरण में आप अभी भी जो बात कह रही थी, चाहे किसानों की बात कर लें या बेरोज़गारी की बात कर लें, बड़े वो होते हैं जो हमारे पास रोज़ अखबारों के ज़रिए या राजनीतिक कार्यक्रमों के ज़रिए आते हैं। लेकिन कुछ विषय बहुत ऐसे हैं जो आज भी भारतीय परंपरा से जुड़े हुए हैं, जिनको सामने आना चाहिए। ख़ास तौर पर मैं कहूँ कि अगर हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा कारीगरों का समाज है जो दस्तकारी करते हैं, उनको हमने अपनी रचना का विषय नहीं बनाया है। नहीं, वो पत्रकारिता का विषय। मैं सहमत हूँ, बहुत बनाया विषय। अब्दुल बिस्मिल्लाह का देखिए, झीनी झीनी बीनी चदरिया, जुलाहों के जीवन पर। ये पुरानी बातचीत हो गई। पुरानी बात नहीं है, ये पुरानी बात नहीं है। 20 साल कारीगरों पर कितनी खूबसूरत फिल्म अंजुमन बनी थी, जी। जो कि चिकनकारी करने वाली औरतें, उनका जीवन कैसा है, वो भी एक बहुत अच्छी कहानी थी। कारीगरों पर विजयदान देथा ने लिखा हुआ है। विजयदान देथा ने तो लगभग वहाँ के लोक गाथाओं का पुनर्प्रस्तुतिकरण किया था। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमको पूरे दुनिया में एक पहचान दे रही है, मुझे लगता है कि हिंदी में, क्योंकि मैं भी ये कारीगरों पे देखिए, कहानी में कम है। कारीगरों का, जैसे मैं तो कहूँगी कलाकार भी बेचारा एक तरह का कारीगर है। मनोज रूपड़ा की कहानी साज ना साज, जो वायलिन बजाने वाले पर है, और कैसे वो बेरोजगार हो गया। क्यों? क्योंकि कैसियो आ गए, इलेक्ट्रॉनिक बाजे आ गए, डिजिटल बाजे आ गए, और जो बेचारा हाथ से वायलिन बजाता है वो बेरोजगार हो गया। उसके ऊपर उनकी कहानी साज ना साज, जी हाँ, है ना। तो और ऐसा है कि कहानियाँ मुझे लगता है ढूंढ ढूंढ के पढ़नी पड़ती हैं ये। और कितनी खूबसूरत कहानी है कारीगरों के बारे में, मनोज रोपड़ा की ही टावर ऑफ साइलेंस। उसने बताया कैसे एक फैक्ट्री बंद हो गई है, फिनले फैक्ट्री जब बंद हुई थी तब उन्होंने उसके बारे में लिखा है कि बम्बई में फैक्ट्री बंद हो गई। अब वो जो पारसी कारीगर है जो स्पिनिंग यूनिट में काम करता था, वो सुबह शाम मानता ही नहीं है, वो टूटी हुई मिल में जाकर बैठता है और ड्यूटी देता है और नाइट ड्यूटी में करता है वो जाकर वहाँ पर। वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं कि फैक्ट्री ख़त्म हो गई है, उसकी जगह वहाँ तो खाली किसी ने कूड़ा समझ कर जला दिया है, जो स्पिंडल्स पड़ी हुई थी उनमें आग लगा दी है। उसी के बीच में वो बैठा रहता है और एक दिन उसी में वो जलकर मर जाता है। मैंने अपने जीवन में किसी कारीगर के पीड़ा के बारे में इससे ज़्यादा मार्मिक कहानी नहीं पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। ममता जी, अभी तक जितनी कहानियों का जिक्र आप कर रहे हैं लगभग मेरी भी देखी हुई हैं, और शायद मैं धीरे से वहाँ आना भी चाह रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिंदी का रचना संसार किन्हीं खास स्थानों पर केंद्रित रहा है? हमारी रचना अनुभूतियाँ भी वहीं केंद्रित रही हैं, और कुछ ऐसे क्षेत्र बनते रहे हैं जिसको हम वृष्टि छाया का क्षेत्र कह सकते हैं, जहाँ जो क्षेत्र ही रचना के संसार में ख्यात नहीं थे। उदाहरण के लिए, जिस समय आप यहाँ बैठी हुई हैं बिलासपुर में, कल रायपुर में थी, छत्तीसगढ़ में थी, कि छत्तीसगढ़ हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में कम निकल कर आ पाता है। उसकी शायद एक वजह यह है कि जितने बड़े हिंदी के रचनाकारों को हम जान रहे हैं वो शायद उत्तर प्रदेश से थे हमारे और आपके समय में। इन दिनों बहुत तेज़ी से जो लोग आ रहे हैं वो बिहार से आ रहे हैं, और अलग अलग आंदोलनों की वजह से पश्चिमी घाट की तरफ से, महाराष्ट्र की तरफ से लोग आ रहे हैं। तो जब आपने कही कि ढूंढ ढूंढ कर पढ़ना पड़ता है, तो मैं उल्टा इसका जवाब ये देना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या रचनाकार को ढूंढ ढूंढ कर उन विषयों तक नहीं पहुँच पाना चाहिए जो सामान्य तौर पर हमारी नज़र से बाहर हैं, लेकिन वो उनकी अपनी महत्ता है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि जो अदृश्य है उस पर नजर डालनी चाहिए हमें, तभी तो आप कुछ नया दे पाएंगे। हाँ, जाहिर है, वरना उसी परिपाटी पर लगातार आपको जरूरी है। देखिए, इसमें थोड़ी सी कमी ये भी है कि रचनाकार को शायद इतना मौका नहीं मिलता कि वो जगह जगह जा सके। वो एक स्थान पर केंद्रित रहता है क्योंकि उसकी आर्थिक सीमाएं हैं, उसके पास इतना अवकाश नहीं है, वो किसी छोटी नौकरी में भी है, तो जितना उसका दायरा है उसमें वो देखता है। लेकिन
अगर हम बात को थोड़ा सा मोड़ कर लाए तो ये समाज में इतनी ज्वलंत समस्या सबसे बड़ी तो यही है कि लड़की और लड़के का, कन्या और पुत्र के प्रतिशत समाज में नर और मादा का प्रतिशत कितना कम होता जा रहा है, डिसबैलेंस होता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि कन्या शिशु को भ्रूण में ही खत्म कर देते हैं। इस विषय पर तो लिखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा विषय है, ये पंजाब से लेके बंगाल तक हर जगह आपको देखने को मिलता है। ये ऐसा विषय नहीं कि कोई एक क्षेत्र का है, हर क्षेत्र का है। ये इस बात पर लेखक का ध्यान जाना चाहिए। अब मैं आपकी इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर उसमें जोड़ना चाहूँगा कि हम अपनी हिंदी रचना में स्थानीयता के प्रति थोड़ा सा उदासीन है। हमको केवल विषय ही नहीं, उन स्थानों से जुड़ी हुई समस्याओं को भी, उनकी परंपराओं को भी जानने की ज़रूरत है। अब ये बिल्कुल अलग बात है, इस पर भी बात होनी चाहिए कि अगर हिंदी के रचनाकार को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं तो क्यों नहीं मिल पा रही हैं, जबकि पूरे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में भी सरकारों ने तो काफ़ी कुछ ठेका उठा रखा है साहित्य और संस्कृति के संवर्धन के लिए और संरक्षण के लिए। तो किस तरीके का साहित्य का संवर्धन और संरक्षण की बात करते हैं कि रचनाकार को उन जगह पर पहुंचने की सुविधा में ना मिल पाए जहाँ पे कहानी के तत्व मौजूद हैं, जहाँ पर हमारी परंपराएं मौजूद हैं जिनको हमारी रचना में आना चाहिए। उसके बरक्स या बल्कि उसके उल्टा ये हो रहा है कि ऐसे विषयों को बिल्कुल अनगढ़ लोगों के हवाले कर दिया गया है जिनमें वो क्षमताएं ही नहीं है कि हमारे यहाँ की विशिष्टताओं परंपराओं को अपनी रचना में ला सकें। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? देखिए, ऐसा कि आप भले ही कितना संस्कृति विभाग खोल दें, साहित्य का प्रकोष्ठ बना दें, अगर व्यवस्था के अंदर वो इच्छा नहीं है कार्य करने की, अगर एक जड़मती अफसर को वहाँ बैठा दें जो कहे आपसे, अगर आप सबमिट करें प्रेमचंद की कहानी नाट्य रूपांतर के लिए, तो वो कहेगा कि मैं प्रेमचंद का बायोडाटा लेकर आओ, पहले बायोडाटा दो प्रेमचंद का, तब हम इसको स्वीकार करेंगे। अगर ऐसा जड़मती आपको अफसर मिल जाएगा, और ज़्यादातर ऐसे ही लोग मिलते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होता कौन किस सन में मर गया, कौन इस समय लेखक इम्पोर्टेंट है, कौन नहीं है। वो लोग होते हैं जिनके लिए एक बार पूछ लिया था फंक्शन में, जगन्नाथ पहाड़िया ने पूछ लिया था कि महादेवी वर्मा कौन है, क्या लिखती है। तो इस बात पर काफ़ी हंगामा मचना चाहिए था, लेकिन महादेवी वर्मा व्यथित हुई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। हो सकता है अगला इलेक्शन, मैं नहीं सोचती इलेक्शन हारेंगे, क्योंकि हम लोग क्या इतनी जागरूकता नहीं है कि हम इसको एक बहुत बड़ा प्रश्न बनाएं, जबकि ये एक बड़ा प्रश्न है। तो मुझे उधर से इशारा हो गया है, लेकिन मैं अपनी बात आखिर एक तो आपको धन्यवाद मैं दूं। मैं जहाँ पर चाहता था कि इस पर आपकी टिप्पणी आए, क्योंकि आपकी टिप्पणी आने से असर तो पड़ेगा और कहीं बात आगे जाएगी, लेकिन एक बात फिर भी छूट जाती है। कहीं ऐसा है कि सब कुछ हम सरकार के सहारे छोड़कर नहीं रह सकते। हमारे अपने आपस में साहित्य और संस्कृति और कला के लोगों में आपस में वो संबंध नहीं है कि हम पहले तो एक दूसरे को पहचाने और साथ लेके चलने की बात करें। हम खुद भी बटे हुए हैं और ये शायद हमारा बंटवारा हमारे लिए नुकसानदेह हो रहा है। देखिए, समाज धीरे धीरे विचारवादी समाज की जगह वस्तुवादी समाज बनता जा रहा है। आप ये देखिए कि लगातार हम एक बाजार निर्मित कर रहे हैं और बाजार को बढ़ा रहे हैं हम लोग। तो जाहिर है कि उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ तकलीफ पाएगी वो है रिश्ते नाते, साहित्य, संस्कृति, कला, ललित कलाएं, परंपरा, इतिहास, ये सब पिछवाड़े चली जाएंगे, ये सब पिछवाड़े चली जाएंगी चीज़ें। संबंधों के विघटन का समय है ये। संबंधों पर भी असर पड़ेगा, जाहिर है। और इन सारे संकटों को झेलना अकेले लेखक का काम जरा दुष्कर हो जाएगा। साथ में मिलकर चल सकते हैं। समाज में दरअसल इतनी जटिलताएं हैं जितनी मनुष्य के व्यवहार में है। तो ये संबंधों के बारे में जो आपने कहा, ये तो अनंत विषय है, अनंत विषय है।
इसमें एक रचना काफ़ी नहीं है, एक जिंदगी नामा भी काफ़ी नहीं है, एक आपका बर्थडे भी काफ़ी नहीं है, एक बेघर भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी है। इसमें कहीं समस्या आ जाती है, फिर कौमारे की समस्या आती है, जिस पर मैंने लिखा बेघर, कि कौमारे की व्यर्थता मैंने बताई उसमें कि किसी को लड़की को ठीक है आपका टेक्निकल कुमारी मिल जाएगी, आदतों का क्या करेंगे आप, उसकी सीमाओं का क्या करेंगे, दिमाग उसका यहाँ सील बंद है पूरी तरह से, उसका विकास ही नहीं हुआ, मानसिक विकास ही नहीं हुआ, वैचारिक विकास ही नहीं हुआ, भावात्मक प्रगति नहीं है उसके अंदर, वो आपकी भावनाओं को समझने की नहीं है। ऐसी टेक्निकल कुमारी लड़कियों को लेकर क्या जीवन का स्वरूप बनेगा? तो बहुत समस्याएं हैं लेखन के पास। देखा जाए तो इस समय लेखक के पास बहुत बड़ा संसार है जिस पर उसे कलम चलानी चाहिए। और ये बात भी सतीश जी की सही है कि लेखक थोड़ा सा माइंड चलो वाला काम करता है और सुरक्षित दायरा अपना लेता है और सीमित विषयों पे लिखता है। उसे थोड़ा सा अपने को और खोलना पड़ेगा और विषय लेने पड़ेंगे उसको। नमस्कार मैम। कला क्षेत्र में जब एक महिला दूसरी महिला किरदारों को लिखती हैं या दर्शाती हैं, तो क्या वो ज़्यादा डीपली उनको दर्शा पाती हैं, बेहतर तरीके से दर्शा पाती हैं पुरुष के मुकाबले? शायद ऐसा हो कि पुरुष ऊपरी तौर पे सुपरफिशियली कहीं ना कहीं महिला किरदारों को दर्शा रहे हो, या फिर ऐसा कुछ नहीं है, ये सब व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि कौन। जी वही कि व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है या ये जेंडर पे निर्भर करता है कि क्या महिलाएं बेहतर रूप से एक महिला किरदार को लिख पा रही हैं या दर्शा पा रही हैं, उनके इमोशंस उनको डीपली ज़्यादा अंदर घुस के बता पा रही हैं पुरुषों के मुकाबले, या ऐसा नहीं है? पुरुष सही रूप में एक महिला किरदार को दर्शा पा रहे हैं? आपका मतलब शायद ये इससे है कि एक महिला दूसरी महिला को बेहतर शायद समझ प्रताड़ित होगी वो। आपका मतलब शायद कुछ उसके अधिकारों के प्रति है। देखिए अब तो कानून ने भी अधिकार दोनों को दे दिए हैं कि अगर किसी की पत्नी है दूसरी तो उसके वही प्रॉपर्टी में अधिकार है। लेकिन आपको बताएं कि जो ये कानून हम लोग को देता है ना अधिकार, वो पहले 50 साल तो फाइलों में बंद पड़े रहते हैं। कितने अधिकार होते हैं, घरेलू हिंसा के बारे में कितने अधिकार हैं कि आपका पति अगर ये करता है आप उस पर मुकदमा कर सकते हैं। कितने हम लोग हैं जो जाते थाने का रास्ता भी नहीं जानते, हम लोग पुलिस चौकी का रास्ता भी नहीं जानते। और स्त्रियों के बीच में आपने जो कहा कि ये एक स्त्री दूसरी स्त्री को वंचित कर रही है, नहीं जी वो नहीं, आप संकोच से बोल रही हैं, मैं आपकी बात पूरी समझी नहीं मानी। जैसे आप लेखिका हैं, आप एक महिला का किरदार लिखते हैं और एक पुरुष है वो उसी महिला का किरदार लिख रहे हैं, तो क्या आप एक महिला होने के कारण, चूंकि महिला और महिला की समस्याएं, महिला के जीवन को बेहतर रूप से जानती हैं, तो पुरुष के मुकाबले आप बेहतर रूप से उस महिला को दर्शा सकती हैं? ऐसा आपका सोचना है, या फिर पुरुष भी कोई डिफरेंट? पुरुष बच नहीं सकता, पुरुष अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, है ना? जो आप कह रहे पुरुष का भी फिर वो माना जाएगा। ममता जी, उनका सवाल ऐसा आ रहा है, पर काया प्रवेश में अगर महिला है वो पुरुष के काया में ज्यादा बेहतर करेगी, या महिला को ही ज्यादा बेहतर लिख सकती है, या किसी पुरुष के पास ये ताकत है कि वो महिला को भी उतनी बखूबी लिख सकता है जितना एक महिला लिखती है? अच्छा, सिंपल सा ये पूछ रही है। मेरा ख्याल आपका प्रश्न बहुत पेचीदा है, मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊंगी। अब मेरे ख्याल से हम समय की ओर जाने लगे हैं। अच्छा, तो इच्छा सर कार्यक्रम के बाद प्लीज मैं कविता सुनने की इच्छा है। अच्छा, अरे वाह, आपकी एक कविता सुनना चाहते हैं? अच्छा, अपरिचित से प्रेम, कविता की शीर्षक है अपरिचित से प्रेम। सबसे पहले तो बताओ अपना नाम, फिर मोहल्ला, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, रोज सवेरे 31 नंबर की बस से कहाँ जाते हो, और
अक्सर चाय की उस रत्ती से दुकान पर क्यों खड़े रहते हो? तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानने की इच्छा है। तुम्हें शहर की कौन सी सड़क पसंद है? क्या वो जो अक्सर वीरान रहती है घर में, या वो जहाँ भीड़ भाड़ रहती है? तुम कौन सा अखबार पढ़ते हो? कौन सी पत्रिकाएं? खाली समय में क्या पसंद करते हो? सोना या उदास रहना या ठाके लगाना? तुम कौन सी सिगरेट पीते हो? किस साबुन से नहाते हो? अपने बाल इतने अस्त व्यस्त और रूखे जानबूझ कर रखते हो या तुमसे संभलते नहीं? तुम्हें कौन सा नेता पसंद है और कौन सा अभिनेता? अभिनेत्रियों के बारे में तुम्हारी क्या राय है? और दूरदर्शन से बचने का तुम्हारे पास क्या उपाय है? प्रेमचंद के अलावा कौन रचनाकार तुम्हें अच्छा लगता है? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि समकालीन लेखन में बेहद एक रास्ता है? इसके अलावा तुम्हारे बारे में कितना कुछ जानना चाहती हो। अभी तुम मेरे लिए मात्र जिज्ञासा हो, आकंठ जिज्ञासा। फिर तुम आश्चर्य में बदल जाओगे। 7वां, 8वां या 10वां नहीं, मेरे लिए मेरा पहला पावन आश्चर्य। न जाने क्यों मुझे लगता है तुम्हारी और मेरी रुचियां जरूर मिलती होंगी। तुम्हें भी आपसी ताल्लुक में बहुत जल्द खरोंच लगती होगी। तुम्हें भी छोटी छोटी बातें बेवजह खुशी देती होगी, और उससे भी छोटी बातों पर तुम तुनक जाते होगे। तुम भी अकेले में अपने आप से खूब बोलते होंगे, लेकिन भीड़ भाड़ में बाहर का रास्ता टटोलते होंगे। पता नहीं क्यों मुझे लगता है तुम मेरे अनुमानों से भी ज्यादा अच्छे हो। एक कविता में छोटी सी पढ़ा लिखा कुछ काम ना आया, जीवन बीता चम्मच चम्मच। पढ़ा लिखा कुछ काम ना आया, जीवन बीता चम्मच चम्मच। सोच विचार विमर्श त्याग कर जीवन रीता चम्मच चम्मच। बालम ने बहकाया हमको, बालम ने बहकाया हमको, चूल्हे ने दहकाया हमको। निबिड़ नौकरी लष्टम पष्टम, समय सारणी भारी भरकम। खड़ी कतारें कर्तव्यों की, सुख और हक के लट्टू मध्यम। कब हम जीते कब हम हारे, कौन हिसाब रखे मुझसर पंचम। अब हमने सिर तान लिया है, अब हमने सिर तान लिया है। मन में निश्चय ठान लिया है, अपनी मर्जी आप जिएंगे। जीवन की रसधार पिएंगे, कलश उठाकर ओक लगाकर। नहीं चाहिए हमें कृपाएं, करछुल करछुल चम्मच चम्मच। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जैसा कलम के इंट्रोडक्शन के टाइम में मैं आप सभी से बात कर रहा था, हमने अपने इस आयोजन के लिए कुछ नियम बनाए हैं, कुछ प्रोटोकॉल बनाए हैं, और हम उस पर बिलीव करते हैं कि अगर उनके साथ हम बंधे रहें तो अपने इस आयोजन की जो गरिमा है, जहाँ तक हम इसे लेते आए हैं, उसे बखूबी आगे तक लेकर के जाएंगे। लेकिन जितनी खूबसूरत चर्चा आज की शाम यहाँ पर हो रही है, कई बार ऐसा मन में आता है, लगता है कि थोड़ा और एक्सटेंशन चलता क्या, हो सकता था क्या। लेकिन मैं समय को लेकर के अपनी संस्था की ओर से हम बंधे हुए हैं। एक बहुत ही खूबसूरत चर्चा यहाँ पर हुई है। ना सिर्फ एक रचना संसार पर बातचीत हुई है, लेकिन इतने खुलकर अनेक विषयों पर अपने विचार ममता मैम आपने रखे। हमें बहुत खुशी है कि आज के इस शाम में
चाहे स्त्री विमर्श की बातचीत हो जाए या लेखक के सामने की चुनौतियां हों, आलोचक और लेखक के बीच के परस्पर संबंधों की बातचीत हो, या वो विषय जिसे अभी लेखक को चुनना चाहिए जो छूट जाते हैं, ऐसे तमाम पहलुओं पर आपने बखूबी अपनी बात रखी। एक जोरदार ताली यहाँ पर ममता कालिया जी के लिए कि इतनी बेबाकी से अपने आप को अपने पाठकों के बीच रख पाना, ये भी इसके लिए बहुत करेज चाहिए। हालांकि आपको जाना ही जाता है आपके इस करेज के लिए और हमेशा से आप बेबाक रही हैं। हमें बहुत खुशी है कि कलम बिलासपुर की ये जो आज पहली कड़ी यहाँ पर आयोजित हुई उसमें आपके साथ बातचीत हुई और इतनी खूबसूरत यहाँ पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ ये जितने सवाल जवाब जो हो रहे थे उसमें सतीश जी आपके प्रति हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने वो सारे सवाल पूछे जो हमारे जहन में उठते हैं। एक प्रश्न जो एक साहित्यकार से पूछने का जी करता है और वो समाज के सामने वो सारे प्रश्न आने चाहिए। मैं बिल्कुल समझ सकता हूं कि जो सुधी पाठक जन आप सभी आए हुए हैं, साहित्य प्रेमी, आप सभी के जहन के और सवाल रहे होंगे जो रह गए होंगे यहाँ पर, लेकिन मैं विनम्रता से एक क्षमा मांगूंगा कि हम समय सीमा से बंधे हुए हैं, इसलिए वो सारे सवाल नहीं ले पाए। और अब अवसर है कि ये मौका हमेशा के लिए आप सभी के जहन में रहे, इसलिए हम स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। जुगलेकर मैम हमारे साथ उपस्थित है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ममता कालिया जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी। आप आए। मेरी टीम की सदस्य शिमोन मदद करेंगी मेमेंटो देने में। इधर मैडम एक ऐसे अधिकारी मौजूद हैं जो बखूबी साहित्य की संवेदनशीलता को समझते हैं। संजय अलंग साहब, आपका स्वागत। और मैं निवेदन करूंगा कि आप सतीश जायसवाल जी को मेमेंटो भेंट करेंगे। तो आप सभी को आमंत्रण था, आपकी प्रतियां यहाँ पर हैं। जो परिवार समेत आए हुए हैं उस परिवार के लिए एक किताब हमने सुरक्षित रखी है। और अब ये जो बहुत नियमों में बंधा हुआ कलम का आयोजन होता है कि ऐसे बैठें, दाएं आए बाएं आए, उससे हम थोड़ी सी शिथिलता रख सकते हैं। अब हम अपनी किताब पर अपनी पसंदीदा जो लेखिका हैं उनसे हस्ताक्षर लेकर के अपनी प्रति ले सकते हैं। एक छोटा निवेदन बस मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जब हम अपने किताब के ऑटोग्राफ ले रहे थे उस समय भी एक संवाद का एक मौका मिलता है, उससे लाइन जो है कतार बड़ी लंबी हो जाती है। तो अभी हम लोग प्लीज़ अपना ऑटोग्राफ ले लें और उसके बाद एक थोड़ा मौका मिलता है हमें अपनी बातचीत करने का भी और फोटोग्राफ मैम के साथ लेने के लिए। जो किताब में ऑटोग्राफ ले रहे होंगे उनके लिए हमारे संस्था की तरफ से फोटोग्राफी की जा रही है। बिल्कुल वो आपको तस्वीरें मिल जाएंगी, तो उसके लिए ना हड़बड़ाएं कि आपके मोबाइल में वो तस्वीर तत्काल चाहिए और अभी चाहिए और भैया इसी से खींच दीजिएगा। इससे मैं निवेदन करूंगा कि आप बच जाएं। थोड़ी देर बाद शाम तक, देर तक, कल भी आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो प्रगाढ़ प्रेम ममता जी के साथ सफल आयोजन यहाँ पर बिलासपुर में हुआ है। मैं आयोजन समिति की ओर से ममता कालिया जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, सतीश जायसवाल जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और सबसे ज्यादा आभार आप सभी सुधी पाठकों के प्रति जो बिलासपुर की जनता, आप अपना वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं। ऐसे आयोजन तभी सफल और सार्थक माने जाते हैं जब लेखक और पाठक के बीच में सीधा संवाद कायम हो सके। अगर सिर्फ हम गोष्ठियां करते रहें, दो लेखक आपस में बात करते रहें तो शायद साहित्य वहां तक नहीं पहुंच पाएगा जहां तक इसे पहुंचना चाहिए। और हमें बहुत खुशी है कि आप सभी का प्रेम, स्नेह और मार्गदर्शन हमें मिला इस पहले ही आयोजन से। हालांकि आपके बिलासपुर के बहुत से लोग कलम रायपुर की कड़ी के साथ जुड़े हुए रहे हैं। पहले कलम रायपुर के किसी न किसी आयोजन में उनका आना हुआ है, तो वो बखूबी परिचित हैं इस पूरे आयोजन से। एक छोटा सा निवेदन जो हमारी टीम के द्वारा ये किया जाएगा अभी ऑटोग्राफ लेने के बाद, कि हम आने वाले कड़ियों के लिए जो अतिथियों की गुंजाइश है, जो हम चाहते हैं, वो आपसे गुजारिश करेंगे कि आप वो नाम एक पेन पेपर के पैड में अपनी तरफ से अभी जो जहन में आ रहे हो उसमें साझा कर सकते हैं। और बाद में आए तो कलम सेंट्रल का जो कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास में, आप उसमें भी संपर्क करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए, हमारी लेखिका ममता कालिया जी के लिए, सतीश जी के लिए और इस बहुत सुंदर सत्संग के लिए।